रात का वक्त था। घर के ड्राइंग रूम में घड़ी की सुई जैसे ठहर सी गई थी। बड़ी हवेली या पुराने मकान का सीन नहीं था, बल्कि एक आधुनिक फ्लैट था जहां सब कुछ चमचमाता था, पर रिश्तों की दरारें साफ दिखाई देती थीं। कबीर जैसे ही ऑफिस से थकाहारा लौटा, दरवाज़ा नौकरानी ने खोला। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरा घबराया हुआ था। साहब, राहुल की तबीयत बहुत खराब है, आया ने कांपती आवाज में कहा। कबीर का दिल जैसे हलक में अटक गया। पहला ख्याल अपने 3 महीने के मासूम बेटे राहुल पर गया। वो बिना देर किए कमरे की ओर भागा। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो घबराहट में चिल्लाया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा, छोटा सा बच्चा बिस्तर पर पड़ा है, लगातार रोते रोते थक चुका है और अब हल्के हल्के सिसक रहा है। चेहरा पीला पड़ गया था। कबीर ने तुरंत अपनी पत्नी टीना को आवाज दी। टीना, तुम्हें जरा भी एहसास है? तुम्हारा बेटा बीमार है। 3 दिन से ठीक से दूध भी नहीं पी रहा और तुम हो कि तैयार होने में लगी हो। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। टीना उस समय शीशे के सामने खड़ी थी, होठों पर रेड लिपस्टिक का आखिरी टच दे रही थी। उसने फिटिंग वाली चमचमाती मैक्सी पहन रखी थी, गले में डायमंड का हार चमक रहा था, बाल खुले हुए थे। कबीर, प्लीज मुझे बोर मत करो। रोज रोज वही टॉपिक। मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे देर हो रही है। तुम चिंता मत करो, आया है ना, वो सब संभाल लेगी। वो लापरवाही से बोली और बाहर निकलने ही लगी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तुम्हें अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं? 3 दिन से बच्चा भूखा है, रो रो कर कमजोर हो गया है, और तुम हो कि सजने संवरने और पार्टी में जाने की पड़ी है। टीना ने झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली और तानों से भरी आवाज में बोली, क्यों ऐसे टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव कर रहे हो? नौकर है ना, उसकी तनख्वाह मैं फिजूल में नहीं देती। राहुल को संभालना उसी का काम है। तुम बस ड्रामा मत करो। दवा दी है, फीडर है, सब हो जाएगा। बच्चे ऐसे ही पलते हैं, कभी बीमार होकर, कभी ठीक होकर। अब प्लीज मुझे जाने दो। बिना कुछ और सुने वो कमरे से निकल गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया। बच्चे के आंसू, उसकी मासूम सिसकियां उसे भीतर तक तोड़ रही थीं। राहुल की तबीयत अब भी खराब थी। वो ठीक से दूध नहीं पी रहा था। कबीर ने ऑफिस न जाने का फैसला किया और बच्चे को गोद में लेकर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसी समय सास यानी कबीर की मां सावित्री देवी वहां आ पहुंची। सादी सी साड़ी में, पर चेहरे पर दृढ़ता और ममता थी। उन्होंने पोते को गोद में लिया और तुरंत समझ गईं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कबीर बेटा, ये बच्चा ऐसे और नहीं रहेगा। इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। और एक बात और, माँ के दूध की जगह कोई चीज काम नहीं आती। लेकिन तुम्हारी पत्नी? सावित्री देवी की आवाज में कड़वाहट घुल गई। कबीर ने सिर झुका लिया। वो जानता था माँ सही कह रही थीं। इसी बीच टीना वापस लौटी, महंगे गिफ्ट्स और शॉपिंग बैग्स के साथ। चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। ओ गॉड, अभी तक रो रहा है। मैं कह रही हूं ना, डॉक्टर को दिखा दो। तुम लोग हर वक्त मुझे ही क्यों टारगेट करते हो? बच्चा बीमार है, इसमें मेरी क्या गलती? सासू माँ का गुस्सा इस बार फूट पड़ा। बहू, गलती तुम्हारी है। 3 दिन से बच्चा भूखा है और तुम्हें शादी ब्याह सजने संवरने से फुर्सत नहीं। माँ का कर्तव्य क्या होता है, ये शायद तुम समझना ही नहीं चाहती। टीना की आंखों में चुनौती चमकी। सासू माँ, आप हर वक्त मुझे दोष देती हैं। ये आपकी आदत है। शादी के दिन से आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहती। आपको तो बस यही दिखाना है कि मैं निकम्मी माँ और निकम्मी पत्नी हूँ। अच्छा होता कि कबीर आप ही के कहने पर कोई गांव की सादी लड़की से शादी कर लेता, तब आपको शिकायत भी नहीं होती। घर का माहौल जैसे बारूद से भर गया। बच्चे की हालत और बिगड़ गई। कबीर उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को बेहद कमजोरी हो गई है, तुरंत ध्यान देना होगा। कबीर का मन और बेचैन हो गया। घर लौटकर उसने टीना को सख्ती से कहा, अब बस, राहुल की जिम्मेदारी तुमसे कोई और नहीं निभा सकता। उसे माँ के दूध की जरूरत है और तुम गैर जिम्मेदार बनकर रह गई हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टीना ने भौहें चढ़ाई। ये धमकी है? तुम भूल रहे हो कबीर, मैं इस घर की बहू हूं। हर चीज मेरी मर्जी से होगी। और रही बात बच्चे की, तो नौकर है, आया है, डॉक्टर है, सब संभाल लेंगे। कबीर ने गहरी सांस ली। वो समझ गया, ये जंग आसान नहीं होगी। सावित्री देवी को सब पता था। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, ये औरत बदलने वाली नहीं, लेकिन याद रख, राहुल हमारी जिम्मेदारी है।
उसे किसी कीमत पर कमजोर मत पड़ने देना। मैं हूं तुम्हारे साथ। कहानी अब सास और बहू के बीच की उस खामोश जंग की ओर बढ़ रही थी जिसमें बीच में फंसा था कबीर और दांव पर था मासूम राहुल का जीवन। घर में चुप्पी पसरी हुई थी। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और झूमर की रोशनी के बावजूद माहौल भानी था। मासूम राहुल पालने में पड़ा था। उसकी हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। कबीर उसके सिरहाने बैठा था और उसके माथे पर भीगी पट्टियां रख रहा था। सावित्री देवी ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कबीर, अब और देर मत कर। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दो। घर पर ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ माँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि टीना भी थोड़ा समझे। आखिर वो माँ है, उसे ही सबसे ज्यादा परवाह होनी चाहिए। सावित्री देवी ने आह भरी। बेटा, हर औरत माँ कहलाने लायक नहीं होती। कुछ औरतें बस पत्नी बनने तक सीमित रहती हैं, लेकिन माँ बनने का फर्ज निभाना सबके बस की बात नहीं। उनकी बातें जैसे कमरे में गूंज गईं। इसी बीच दरवाज़ा खुला और टीना अंदर आई, हाथ में शॉपिंग बैग्स और चेहरा थका सा मगर चमकदार। उसने कबीर और अपनी सास को देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, ओ माय गॉड, आप लोग फिर वही टॉपिक। देखिए ना, मैंने राहुल के लिए भी कपड़े खरीदे हैं, बहुत क्यूट लगेंगे उस पर। कबीर का सब्र टूट गया। टीना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरा बच्चा बीमार है और तुम फैशन और शॉपिंग में डूबी रहती हो। इन कपड़ों का क्या करूंगा जब मेरा बच्चा ठीक ही ना रहा? टीना की मुस्कान गायब हो गई। उसने पलटकर तीखे स्वर में कहा, तुम दोनों माँ बेटा बस मुझे ही दोष देना जानते हो। राहुल बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। और वैसे भी मुझे माँ बनने का कोई शौक नहीं था। ये तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिद थी। कमरा जैसे बिजली के झटके से भर गया। सावित्री देवी की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तुमने? राहुल तुम्हारी जिद नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, आज उसी को तुम बोझ मान रही हो। टीना ने बेरुखी से कंधे उचका दिए। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी बच्चे को प्लान ही नहीं किया था। मुझे पार्टीज पसंद है, मॉडलिंग पसंद है, घूमना पसंद है। लेकिन आप लोगों ने कहा, बहू अब वंश बढ़ाओ, और देख लो ये बच्चा हो गया, तो अब इसकी जिम्मेदारी भी आपकी। कबीर ने कुर्सी की पकड़ इतनी कस दी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। टीना, बहुत हो गया। तुम्हारे लिए शादी का मतलब शायद सिर्फ नाम और शो ऑफ है, लेकिन मेरे लिए ये जिम्मेदारी है, रिश्ता है, परिवार है। अगर तुम इस घर और इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती तो साफ कह दो। टीना ने तंज कसते हुए कहा, तो कर दूं साफ? मैं मां बनने का रोल प्ले नहीं कर सकती। तुम लोग जो चाहो सोचो। ये कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। राहुल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कबीर और सावित्री देवी दिन रात वहीं डटे रहे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को कमजोरी की वजह से विशेष देखभाल की जरूरत है। कबीर का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने टीना को कई बार फोन किया, लेकिन उसने या तो कॉल काट दिया या कह दिया, मैं बिजी हूं, पार्टी में हूं, तुम लोग संभाल लो। तीसरे दिन रात को कबीर अस्पताल से थका हारा घर लौटा। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की तो देखा ड्राइंग रूम में टीना सोफे पर बैठी वाइन का ग्लास पी रही थी। चेहरे पर तनिक भी ग्लानि नहीं थी। टीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बच्चा अस्पताल में है और तुम यहाँ पार्टी मूड में हो। टीना ने नजरें उठाईं और मिसकरेट स्वर में बोली, आई डोंट केयर। तो मैं क्या करूं? अस्पताल में बैठकर रोती रहूं? वैसे भी डॉक्टर हैं ना, सब संभाल लेंगे। और हाँ, कल मेरा फोटोशूट है, मैं लेट नहीं हो सकती। कबीर का खून खौल उठा। तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो टीना, तुम सिर्फ अपने लिए जीती हो। टीना हंस पड़ी। और तुम भी तो अपनी माँ की कठपुतली हो, हर वक्त उनकी बातें मानते हो। शादी मुझसे की थी या अपनी माँ से? ये सुनते ही सावित्री देवी कमरे में आ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। इस घर में बहू बनकर आई हो, लेकिन औरत कहलाने लायक भी नहीं हो। माँ होना तो दूर की बात है। टीना ने पलटवार किया। बस कीजिए आप शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती। आपकी नज़र में मैं हमेशा बुरी बहू रही हूं। अब अगर मैं राहुल के पास नहीं जाती तो आपको बहाना मिल गया मुझे कोसने का। सावित्री देवी की आवाज कांप गई। तुम्हारी वजह से मेरा पोता मर भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। टीना ने लापरवाही से कहा, ओ प्लीज, ड्रामा मत कीजिए।
कबीर ने गहरी सांस ली। बस बहुत हो गया टीना। कल से अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो शायद हमें ये रिश्ता आगे नहीं निभाना पड़े। टीना थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर बोली, मतलब तलाक? कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, उसे बहुत प्यार और माँ की देखभाल चाहिए, वरना ये कमजोरी आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने डॉक्टर की बात सुनते ही कबीर का हाथ थाम लिया। देख बेटा, मैं जितना कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। टीना को बदलना ही होगा। कबीर ने कसम आकर कहा। लेकिन माँ, अगर वो नहीं बदली तो मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। सावित्री देवी चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद राहुल घर आया। उसकी मासूम आंखों में अब की कमजोरी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल अचानक तेज बुखार में तपने लगा। कबीर और सावित्री देवी भागकर उसके पास पहुंचे, दवा दी, पट्टियां रखीं, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। टीना वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिख रही थी। वो कुछ पल तक बेटे को देखती रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और राहुल को अपनी गोद में उठा लिया। राहुल की सिसकियां जैसे अचानक धीमी हो गईं। उसने अपनी नन्ही हथेली से टीना की साड़ी पकड़ ली। कमरा जैसे थम गया। सावित्री देवी और कबीर दोनों हैरानी से देख रहे थे। टीना की आंखों में पहली बार नमी चमकी। उसने धीरे से कहा, ये तो मुझे पहचानता है। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। हाँ बहू, यही तो माँ बेटे का रिश्ता है, जिसे तुम अब तक नकारती रही हो। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, टीना, अभी भी वक्त है। राहुल को सिर्फ प्यार चाहिए। अगर तुमने उसे चाहा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। टीना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने राहुल को कसकर सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे तो टीना का चेहरा बदला बदला सा था। वो चुपचाप बैठी थी। सावित्री देवी ने सोचा, शायद अब बहू बदल गई है। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। टीना का मोबाइल था। उसने कॉल रिसीव किया और धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा टाइम दो। कबीर ने गौर किया कि कॉल खत्म होते ही टीना का चेहरा कठोर हो गया। वो अचानक उठी और बोली, मुझे बाहर जाना है। कबीर ने रोकना चाहा। कहाँ? टीना ने टालते हुए कहा, जरूरी काम है। वो तेजी से निकल गई। कबीर और सावित्री देवी ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में नया शक पैदा हो गया था। क्या टीना सचमुच बदल रही है या ये सिर्फ दिखावा है? कॉल पर उसने किससे बात की? क्या उसके जीवन में कोई और राज छुपा है? रात के लगभग 9 बज रहे थे। घर में तनाव इतना था कि हर छोटी आवाज बड़ी लग रही थी। राहुल अपने पालने में सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी कमजोर थीं। कबीर सोफे पर बैठा था, आंखें लाल हो चुकी थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। टीना शाम से बाहर गई थी और अभी तक लौटी नहीं थी। सावित्री देवी ने बेटे से कहा, कबीर, अब और सहन मत कर। ये बहू जिस राह पर चल रही है वो इस घर को बर्बाद कर देगी। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे सुधारना आसान नहीं है। कबीर ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि टीना आखिर चाहती क्या है। कभी बेटे को देखकर पिघल जाती है तो कभी ऐसे गायब हो जाती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसके दिल में सच क्या है, यही मुझे समझ नहीं आता। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। कबीर झटके से उठा और दरवाज़ा खोला। सामने टीना खड़ी थी। चेहरा थका हुआ था, आंखों में हल्की नमी थी। हाथ में कुछ दवाइयाँ और एक पैकेट था। ये सब राहुल के लिए लाई हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। सावित्री देवी ने शक भरी नजरों से देखा। बहू, अगर सचमुच तुम्हें अपने बेटे की चिंता होती तो 3 दिन पहले से ही ये सब करती। अब अचानक ये बदलाव क्यों? टीना ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राहुल के पास गई, उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। बच्चे की मासूमियत ने जैसे उसके दिल में कोई दबा हुआ कोना छू दिया हो। कबीर उसे देखता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या ये बदलाव सच है या कोई नया खेल?
सुबह सुबह घर में माहौल सामान्य सा था। सावित्री देवी रसोई में पूजा की थाली बना रही थीं। कबीर अखबार पढ़ रहा था और राहुल अब थोड़ी शांति से सो रहा था। टीना किचन में आई और अचानक बोली, मां जी, आज पूजा मैं करना चाहती हूँ। सावित्री देवी चौंक गई। तुम? हाँ, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है शायद मैंने अब तक बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ, अपने बेटे और इस घर के लिए। कबीर ने अखबार से नजर उठाई और हैरान होकर टीना को देखा। पूरे दिन टीना का व्यवहार बदल सा गया था। उसने खुद राहुल को खिलाया, दवा दी और यहाँ तक कि उसकी लोरियां गाकर सुलाया। कबीर और सावित्री देवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। टीना के फोन पर एक मैसेज आया। वो जल्दी से कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कबीर को शक हुआ। वो चुपके से कमरे के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से टीना की धीमी आवाज़ आ रही थी। हाँ, मैंने सब संभाल लिया है। अब वे लोग मुझे शक नहीं करेंगे। बस तुम कल मिलने आ जाना, बाकी की प्लानिंग वहीं करेंगे। कबीर का दिल धक धक करने लगा। ये कौन था जिससे टीना बात कर रही थी और किस प्लानिंग की बात कर रही थी? वो चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसके मन में शक की आग जल उठी। कबीर ने ठान लिया कि वो टीना का पीछा करेगा। टीना ने कहा कि उसे बाजार जाना है। वो बच्चे को आया के पास छोड़कर निकली। कबीर दूर से उसका पीछा करने लगा। वो सीधा शहर के एक होटल पहुंची। होटल की लॉबी में जाकर वो एक आदमी से मिली। लंबा चौड़ा, महंगे कपड़ों में और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। कबीर का खून खौल गया। वो समझ गया यही वो शख्स है जिससे टीना फोन पर बात करती है। टीना उस आदमी के सामने बैठी और फुसफुसाकर बोली, देखो, अब हालात हमारे पक्ष में हैं। कबीर और उसकी माँ मुझे अब भरोसा करने लगे हैं। जब सही समय आएगा हम अपना कदम बढ़ाएंगे। आदमी ने कहा, ठीक है, बस मुझे बताना, इस घर की जायदाद बहुत बड़ी है। एक बार सब हमारे हाथ आ गया तो जिंदगी मज़े में गुजरेगी। कबीर का दिल टूट गया। तो ये थी असलियत। टीना का बदला बदला व्यवहार सिर्फ एक दिखावा था। कबीर ने पूरी रात सोचा कि वो क्या करे, माँ को सच्चाई बताए या अभी चुप रहे। सावित्री देवी ने बेटे के चेहरे पर चिंता देखी। क्या हुआ कबीर, तो कुछ छिपा रहा है मुझसे? कबीर ने आखिरकार सब कुछ बता दिया। होटल, वो अजनबी आदमी और उनकी बातचीत। सावित्री देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। मैंने शुरू से कहा था, ये औरत इस घर को बर्बाद कर देगी। अब देर मत कर बेटा, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। 2 दिन बाद वही मौका आया। रात के समय जब सब सो रहे थे, टीना चुपके से घर से बाहर निकली। कबीर और सावित्री देवी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक कार से उसका पीछा किया। टीना फिर से उसी होटल पहुंची। इस बार उस आदमी के साथ उसकी मीटिंग और भी गंभीर थी। अब सब कुछ हमारे हाथ में है, वो आदमी बोला। बस कबीर को किसी तरह साइड करना होगा। उसके बाद टीना ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि राहुल को कुछ ना हो, वरना शक हो जाएगा। कबीर और सावित्री देवी कमरे में घुस आए। तो ये है तुम्हारा सच टीना? कबीर की आवाज गुस्से से कांप रही थी। टीना चौंक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन होटल की सुरक्षा ने उसे पकड़ लिया। घर लौटकर सब कुछ साफ हो चुका था। टीना गिड़गिड़ाकर कहने लगी, कबीर, मैंने लालच में आकर गलती की, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी, सच में बदल जाऊंगी। लेकिन कबीर का दिल अब और पिघलने वाला नहीं था। टीना, एक बार अगर रिश्ते में धोखा आ जाए तो भरोसा कभी नहीं लौटता। तुमने सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि माँ का भी फर्ज निभाने से इनकार किया। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त। बहू, तुमने इस घर की इज्जत और अपने बेटे का हक दोनों दांव पर लगा दिया। अब बेहतर यही है कि तुम अपने रास्ते जाओ। टीना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कबीर ने उसकी एक न सुनी। कुछ महीनों बाद राहुल अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था। कबीर और सावित्री देवी ने पूरी तन्मयता से उसकी देखभाल की। घर में पहले जैसा सुकून लौट आया। कभी कभी कबीर सोचता कि क्या टीना सचमुच बदल सकती थी अगर मौका मिलता, या फिर उसका लालच हमेशा उस पर भारी पड़ता। लेकिन अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। घर की दीवारें अब पहले जैसी शांत थीं। राहुल की किलकारियां उस घर में गूंजती थीं, जो कभी चीख पुकार और झगड़ों से भरा रहता था। सावित्री देवी ने पोते को गोद में लिया और कहा, देख बेटा, ये है असली सुख। घर की खुशी बच्चों की मासूमियत में होती है, ना कि लालच और धोखे में।
कबीर ने माँ और बेटे को देखा और मन ही मन तय किया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, इस बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। टीना का असली चेहरा सामने आया। उसका लालच और साजिश पकड़ी गई। कबीर और उसकी माँ ने आखिरकार घर और बच्चे को बचा लिया। कहानी यहीं खत्म होती है, एक भावनात्मक और मजबूत संदेश के साथ। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और जब धोखा आ जाए तो सबसे मासूम यानी बच्चा ही सबसे बड़ा शिकार बनता है।